सुप्रभात बच्चों, मैं जितेंद्र फिर से आपकी कक्षा में व्याकरण की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप सबों को संधि के बारे में बताया था और कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भाग होते हैं, संधि को किस किस तरीके से बांटा गया है, संधि को तोड़ने के शब्दों को तोड़ने का नियम क्या है, कैसे तोड़ा जा सकता है। संधि की परिभाषा मैंने बताई थी कि दो वर्णों के मेल से अधिक निकट आने से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को हम संधि कहते हैं। संधि को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर वर्णों से स्वर के मिलान को स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन वर्णों से व्यंजन या स्वर के मिलान को व्यंजन संधि कहते हैं और विसर्ग वर्ण से स्वर या व्यंजन के मिलान को विसर्ग संधि कहते हैं। फिर बताया था कि स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, विस्तार से मैंने बताया था, उस दिन भी बताया था। आज मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। आज मैं आप सबों के बीच संज्ञा लेकर उपस्थित हूँ, जिसे इंग्लिश में नाउन भी कहा जाता है। संज्ञा बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और संज्ञा के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि दुनिया में जितने भी नामवाची शब्द होते हैं, नाम का बोध कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं, सभी शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। वैसे शब्द जिससे किसी न किसी नाम का बोध होता है। अगर उसे हम विशेष रूप से परिभाषित करें तो किसी भी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान, भाव, द्रव्य, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को अध्ययन की सुविधा के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन किसी किसी लेखक द्वारा, किसी किसी विचारक द्वारा, किसी किसी प्रकाशक द्वारा संज्ञा को 3 भागों में ही बांटा गया है और 2 उसके जातिवाचक संज्ञा के विभेद बता दिए गए। 5 भागों में यदि आप विभक्त करते हैं संज्ञा को तो वह होता है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और 5वां होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर किसी प्रकाशक की बात करें तो किसी किसी प्रकाशक ने 3 ही पार्ट को पार्ट माना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और फिर जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद बता दिए हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद बता दिए गए। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो अध्ययन के दृष्टिकोण से संज्ञा को 5 भागों में बांटा जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम और हिमालय, राम किसी एक व्यक्ति का नाम है और इससे एक व्यक्ति का बोध होता है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, उससे एक पहाड़ का वो एक बोध होता है। तो यह हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब यह होता है कि पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ हुआ बच्चा और छात्र। बच्चा का मतलब होता है पूरे बच्चा जाति का, जितने भी इस दुनिया में बच्चे होंगे सबका बोध हो जाएगा। छात्र से मतलब हो जाएगा जितने भी छात्र होंगे सबका बोध हो जाएगा। तो यह हुआ जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है भावों की अभिव्यक्ति का जो नाम होता है, भाव को हम भाव दर्शाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का अवस्था, रंग, गुण, दोष, आकार आदि बताने वाले नामों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, यह बच्चे की अवस्था के बारे में बता रहा है, किस अवस्था में है तो बचपन में है। मिठास, तो यह मिठाई की स्वाद के बारे में बताया जा रहा है कि मिठाई कैसा है, तो मिठाई से मिठास निकल रहा है, तो मिठास भाववाचक संज्ञा हुआ। मतलब उसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि समूह, पूरे समूह या समुदाय आदि का बोध कराने वाले शब्दों के नाम को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना की टुकड़ी, मेला, सेना का दल, ये सब जो होता है ये समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। समूहवाचक संज्ञा को ऐसे भी आप जान सकते हैं, वैसा समूह जिसको काउंट किया जा सके, गिना जा सके।
भीड़ है लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है। और कुछ समूह का बोध करा रहा है, समुदाय का बोध करा रहा है, ये होता है समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब यह होता है कि जिसे मापा या तौला जा सकता है वैसे पदार्थों का नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, इसे मापा या तौला जा सकता है, दूध इसे मापा जा सकता है। तो द्रव्य का बोध कराने वाले, पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब होता है यथा संज्ञा। संज्ञा के पांचों भाग थे। संज्ञा का मतलब होता है संसार में जितने भी नाम होते हैं, दुनिया में जितने भी नामवाची शब्द होते हैं उनको संज्ञा कहा जाता है। या किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, द्रव्य आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के ये 5 प्रभाग थे। पांचों प्रभाग के बारे में बता दिया। अब होता है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाएं बनती है, भाववाचक संज्ञाएं पैदा नहीं होती है, भाववाचक संज्ञाओं को बनाया जाता है या जरूरत के हिसाब से निर्माण किया जाता है। इसको कितने तरीके से बनाया जाता है? 5 तरीके से। सबसे पहला होता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है और अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। सबसे पहला जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया स्त्री, स्त्री से पूरी स्त्री जाति का बोध होता है। अगर इसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो स्त्री से बनेगा स्त्री। हिंदू से पूरी हिंदू जाति का बोध होता है, हिंदू से हिंदुत्व। मित्र से मित्र जाति का, पूरे दोस्त जाति का बोध होता है, मित्र से मित्रता। और बूढ़ा से ऐसा भी बन सकता है। सर्वनाम, अब हम सर्वनाम से बताते हैं आपको। सर्वनाम वैसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे आप से आपा, अपना से अपनापन, निज से निजता, बूढ़ा से बुढ़ापा। ये सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। विशेषण से भी संज्ञाओं का निर्माण होता है। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे होता है खट्टा, खट्टा से खटास, खटास हो गया भाववाचक संज्ञा, खट्टा विशेषण हुआ। मीठा विशेषण हुआ, मीठा से मिठास। कठोर विशेषण हुआ, कठोर से कठोरता। कुशल विशेषण हुआ, कुशल से कुशलता। ये विशेषण से ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको विस्तार से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। क्रिया से, क्रिया का मतलब होता है वैसे शब्द जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। तो जिस शब्द से क्रिया का बोध होता है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे गिरना से गिरावट, फैलना से फैलाव, कमाना से कमाई, पढ़ना से पढ़ाई। ये सब क्रिया से है। पढ़ना क्रिया है, कमाना क्रिया है, फैलना क्रिया है, गिरना क्रिया है। तो इससे भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। और 5वां है अव्यय। अव्यय होते हैं वैसे शब्द जिनका व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे देर से देरी, शीघ्र से शीघ्रता और जल्द से जल्दीबाजी। ऐसे जो अव्यय हैं इनसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। और संज्ञा में भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 दृष्टिकोण से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्ययों से। ये 5 तरीके से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। ये रहा आपका संज्ञा का चैप्टर था। संज्ञा को मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दूं। संसार में जितने भी नामवाची शब्द होते हैं, जितने भी नाम का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। विस्तार से थोड़ा सा यदि विस्तार कर दें तो किसी भी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, भाव, समूह आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये था संज्ञा का चैप्टर। अगली कक्षा में मैं आप सबों के बीच सर्वनाम लेकर के आऊंगा। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा, वैसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आप लोग पूरी तत्परता के साथ, एकाग्रचित्तता के साथ ध्यान लगाकर पढ़ते रहें। अपने पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान दें। और जो भी पढ़ाया जाता है, जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है, आप हमसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ जानकारी ले सकते हैं। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ पढ़े रहें।